नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता दें। गिरिडीह के सखवारा में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है और हाथियों के झुंड ने गांव के करीब 40 से अधिक किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। कई किसानों ने तो कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन हाथियों ने फसलों को रौंद दिया है और हाथियों के आतंक से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए गिरिडीह से, जहां 40 किसानों की फसलों को हाथियों ने रौंद डाला है। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है और गिरिडीह के सखवारा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने गांव के करीब 40 से अधिक किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है और इससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है और कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती भी की थी। करना 2 ट्रैक्टर धान ले बेटा सबसे गिर गया, देखो बेटा 50,000 के सबसे गिर गया ना बेटा। ट्रैक्टर मुझे खाती दे ट्रैक्टर में बोझ खा और मतलब धान निकाल के रखे थे बाहर। हां साहब देखो ऊपर के ले से सब धान खा गलो। की करबे बेटा, बोलते जा सब खा गलो बेटा। टोटल किसान का बहुत सारा नुकसान हो गया है। हम लोग रात भी प्रयास बहुत 10-20 लड़का आके डरे आगे पीछे हुए, किसी तरह से इन लोग को बाहर किए, लेकिन 7-8 बजे से रात जो शुरू किया 1:30 बजे रात तक तहलका मचा दिया। पूरा रबी गेहूं, आलू और धान लगभग लाखों 1.5 लाख का संपत्ति का नुकसान हो चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर और आपको अगली खबर गढ़वा से बता दें, जहां गढ़वा के खरसौता गांव में पुलिस का भय दिखाकर 2 युवकों का अपहरण का मामला सामने आया और अगवा युवकों के पिता ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अगवा युवकों के पिता के मुताबिक उसके दोनों बेटे 3 मुहानी के पास पान दुकान पर खड़े थे, तभी कुछ लोग एक बोलेरो से आए, उसे जबरन गाड़ी में बैठाने लगे और वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो गाड़ी में आए लोगों ने खुद को कांडी थाने का स्टाफ बताया और दोनों युवकों को गाड़ी में जबरन बैठाकर ले गए। अपहरण का केस दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस पूरे मामले के फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। भोला और रंजीत को अज्ञात बोलेरो चालक और उसके सवार को व्यक्तियों के द्वारा अपने साथ बिठा कर ले गया, जिसका अभी तक पता नहीं चला है। पिता द्वारा अपहरण का केस दर्ज किया गया है। इस संबंध में अपहरण का केस दर्ज किया गया है। और झारखंड सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस बार सरकार को उनके अपने विधायक और परिवार के सदस्य ने घेरा है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने एक मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल स्वच्छता विभाग हजारीबाग में महा घोटाले की खबरें छपी है और हैरानी की बात है कि घोटाले की रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मामलों को संज्ञान में लेने की अपील की है, साथ ही घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संज्ञान लेनी चाहिए और आप तक भी जो है कि विभागीय मंत्री वो भी मिथिलेश ठाकुर जी उनकी नॉलेज में भी है, फिर भी इस चीजों पर इस गंभीरता से नहीं लेना, ये लिपापोती करना और जब सक्षम है तो उसको जांच कराना ही चाहिए। और मैं अपने तरह से भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि इस तरह की जो मामला है इसको लिपापोती नहीं करनी चाहिए। जो जनता की जो पैसा है उनको जनता तक पहुंचाना चाहिए, डेवलपमेंट के पैसे हैं और इस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होना ये बहुत बड़ी क्या कहेंगे इसमें सरकार जो है कि अपने काम में पूरे तरह से विफल हो रही है। जांच की रिपोर्ट आ गई तो और इसके बाद भी जांच नहीं उस पर कार्रवाई का आदेश नहीं करना, तो ये तो बहुत सरकार और सरकार के विभागीय जो अधिकारी है सबकी मिली भगत से पता नहीं क्या लोग करना चाह रहे हैं, जबकि जांच होनी चाहिए और जांच में इतनी देरी होना ये कहीं से भी जो है कि सरकार जो है कि पूरा अपने कार्यकाल में पूरा विफलता का प्रकट कर रही है।
मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी पड़ेगी कि क्यों देरी हो रही है। कार कहीं ना कहीं इस तरह की भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी तक भी मौन धारण किए हुए हैं और आदेश ही नहीं दे रहे हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। देखिए, विभागीय मंत्री से वार्तालाप होने पर भी और किसी तरह का कोई आदेश ही नहीं कर रहे हैं, इसमें अब तो हमको फिर से मंत्री जी से बात करनी पड़ेगी और सीएम साहब से भी बात करनी पड़ेगी कि सब कुछ सामने आने पर भी कार्रवाई में क्यों देरी हो रही है, क्यों इसको एक समय को पार कर रहे हैं और निपापोती करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का जो ये सरकार के प्रति जो विश्वास है वो भी उठते ही जा रहा है। अभी तक बात करेंगे कि कार्रवाई में देरी जो हो रही है क्यों हो रही है। इस तरह के पदाधिकारियों को अगर आज हम लोग छोड़ते हैं तो आगे भी हम लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। बाकी विभाग में भी इस तरह की जो घोटाला है वो हो सकता है आने वाले दिनों में, तो इसको कार्रवाई कर करके इसको खत्म कर देना चाहिए इस मैटर को। और आइए अब आपको विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। ये पूरा मामला हजारीबाग पेयजल स्वच्छता विभाग से जुड़ा है और यहां पर करीब 16 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। तत्कालीन अभियंता मार्कंडेय कुमार राकेश ने अपने 2 सहयोगियों लेखापाल उमेश कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश कुमार की मदद से घोटाले को अंजाम दिया है। हैरानी की बात है कि ये भी है कि रांची की भी 4 सदस्यीय टीम ने 30 नवंबर को ही हजारीबाग के डीसी आदित्य कुमार और डीडीसी अभय कुमार सिन्हा को रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती जरूर की गई। और आपको बता दें कि मार्कंडेय कुमार का कार्यकाल 8 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2021 तक रहा। तो देखिए, पेयजल स्वच्छता विभाग में घोटाला और आपको बता दें कि टेंडर में कर्मियों की सेवानिवृत्ति पर 7,000 रुपए और सीसीटीवी पर 80,000 रुपए। तो देखिए, ये पेयजल स्वच्छता विभाग में जो घोटाला हुआ है उसकी हम जानकारी दे रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर 62,000 रुपए का घोटाला, तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और अन्य जिनका विवरण नहीं है उनका 6.93 लाख रुपए। एजेंसी और फार्म को 4.42 करोड़ रुपए का घोटाला। साथ ही गाड़ियों का किराया 15,60,000 का घोटाला हुआ है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पेयजल स्वच्छता विभाग में घोटाला। तो ये तस्वीरें, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे कि पेयजल स्वच्छता विभाग में जो घोटाला हुआ है आपको उसकी जानकारी दे रहे। देखिए, आवास की सफाई के लिए 44,000 का घोटाला, साथ ही आवास की सफाई पर 29,000 रुपए का घोटाला। तो देखिए, ये सोचने वाली बात है कि जो झारखंड राज्य है वो एक गरीब राज्य है और इस तरह का जो घोटाला सामने आ रहा है कई अहम सवाल खड़े करता है। कहां तक ये जायज है, ये भी सोचने वाली बात है। और मैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे कि पेयजल स्वच्छता विभाग में जो घोटाला हुआ है उसको आप देखिए, सीसीटीवी में 80,000 रुपए का घोटाला। और अब देखिए, जिस तरह से घोटाले का उजागर हो चुका है, रिपोर्ट के बावजूद जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि सीएम हेमंत सोरेन संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुप क्यों हैं। तो देखिए, ये तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य जो कि गरीब राज्य है, इतने पैसे खर्च और ये जो घोटाला सामने आया है, तो राज्य सरकार इस पर कब तक कार्रवाई करती है ये भी देखना होगा। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, दिखा रहे कि घोटाले में कितने हजार रुपए का घोटाला हुआ है। वो तस्वीरें, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको चलिए ये भी बता देते हैं, ये पूरा मामला भी आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। हजारीबाग पेयजल स्वच्छता विभाग से ये जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, और यहां पर करीब 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सोचने वाली बात है, झारखंड एक ऐसा राज्य जो कि गरीब राज्य है, जहां पर जनता का विकास की जरूरत है, और वहां पर 16 करोड़ रुपए का घोटाला अपने आप में ये सोचने वाली बात है। सरकार
कब तक इस पर कार्रवाई करती है वो भी देखने वाली बात है। और तत्कालीन अभियंता मार्केंडय कुमार राकेश ने अपने 2 सहयोगियों लेखापाल उमेश कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश कुमार की मदद से ये 16 करोड़ रुपए का घोटाला किया। लेकिन तो देखिए, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार, हेमंत सरकार अपने आप को आदिवासियों की सरकार कहती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आदिवासियों की सरकार आदिवासियों के विकास के लिए नहीं बल्कि घोटाले जिस तरह से हो रहे वो सोचिए। आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे कि आवास की सफाई पर 29,000 रुपए, और ये जो पूरा मामला है पेयजल स्वच्छता विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और करीब 16 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है। अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट सौंप दिया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती जरूर की गई है और सवाल कई अहम उठते हैं कि रिपोर्ट के बावजूद क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पे सरकार से जवाब चाहिए और सरकार से जवाब चाहिए कि रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। जब रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो उसके बाद अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर अब तक इस मामले पर चुप क्यों है। तो ये तमाम सवाल जिससे सरकार को जवाब देना जरूरी है। तो देखिए, रिपोर्ट के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और ये तमाम सवाल जिसका जवाब सरकार को देना जरूरी है। रिपोर्ट सामने आ चुकी है और रिपोर्ट के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों नहीं ले रहे इस पूरे मामले पे संज्ञान। 16 करोड़ रुपए घोटाले का मामला सामने आ चुका है, रिपोर्ट सामने आ चुकी, लेकिन अब तक जो सरकार ने चुप्पी क्यों साधी रखी है सरकार। ये तमाम सवाल पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं। चलिए बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर और अगली खबर आपको पाकुड़ से बता दें। पाकुड़ के पहाड़िया परिवार के उत्थान के लिए सरकार व्यापक पैमाने पर योजनाएं चला रही है और इसका उद्देश्य पहाड़िया परिवार के जीवन स्तर को बदलना है, उनके जीवन में बदलाव करना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंदुआ पंचायत के जगतपुर पहाड़िया टोला में सोलर जलापूर्ति योजना को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता की वजह से सरकार की ये योजना 1 साल में ही दम तोड़ गई और अब इस गांव की सोलर जलापूर्ति योजना ग्रामीणों की प्यास बुझाने में असफल साबित हो रही है। योजना के कमीशन खोरी का आलम यह है कि खराब सोलर जलापूर्ति योजना को ठीक करने के बजाय अधिकारियों ने एक नई योजना धरातल पर उतार दी। हैरान करने वाली बात है कि इस योजना से पहाड़िया जाति के मात्र 4 से 5 परिवार को ही लाभ मिल रहा है। प्रधान टोला में पानी का व्यवस्था कोई नहीं है, तो एक चापाकल है और 22 ठो घर है, और पहाड़िया टोला में 4 घर है और 3 टंकी है और एक चापाकल है। अब 2 टंकी तो है, एक खराब है और एक चालू है। अब मोटा मोटी बंद वाला 2 साल पहले बना है, लेकिन 6 महीना पहले ही वो खराब हो गया है। और ये चीज़ तो एक जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 परिवार को एक टंकी में ही हो जाना चाहिए, जब 40-45 परिवार को एक टंकी में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दिव्य काशी भव्य काशी का लोकार्पण किया और इस मौके पर सभी ज्योतिर्लिंगों से इस लाइव कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में भी शिव और पार्वती मंदिर के बीच भव्य स्टेज बनाया गया और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम को दिखाया गया। और इस मौके पर देवघर के विधायक नारायण दास के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ ही पंडा धर्म रक्षणी सभा और पुरोहित मौजूद रहे। विधायक नारायण दास ने कहा कि देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम का भी सौंदर्यीकरण काशी की तर्ज पर होगा।
वाराणसी के काशी कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह को लेकर जमशेदपुर में भी गजब का उत्साह देखा। सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिसर में बीजेपी की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। और इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि एक बार फिर से वाराणसी की पहचान दुनिया में आध्यात्मिक राजधानी के रूप में हो गई है, जो पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और वाराणसी के भव्य रूप को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटकों का जमावड़ा लगेगा, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होंगे। वर्ष बाद काशी को आज विश्व का एक आध्यात्मिक राजधानी बनाने का काम किया और इस सांस्कृतिक राजधानी होने के कारण आने वाले समय में विश्व में काशी की चमक, जो काशी का सामर्थ्य, उसको मोदी जी ने दुनिया से अवगत कराने का काम किया। बाबा काशी विश्वनाथ धाम को भव्य करने का सपना आज पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया और इस दिव्य कार्यक्रम को कई जगहों पर देखा भी गया। रांची में बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर व्यापक तैयारी की थी। दिव्य काशी भव्य काशी का दर्शन के लिए आयोजित कार्यक्रम के में विधायक सीपी सिंह समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। काशी कॉरिडोर बन जाने से तीर्थ यात्रियों को काफी सुविधा होगी। गौरवान्वित है। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और भारत के अंदर जितने भी सनातन धर्मी हैं, विश्व के कोने कोने में फैले हुए जितने भी सनातन धर्मी हैं, वे आज अपने आप को गौरवान्वित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि सदियों से राजनीति के कारण हमारे सनातन धर्म को कहीं न कहीं पीछे करने का काम किया गया है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइन